पेज 236 पे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, ये होमवर्क है जी आपका। सैटरडे को चेक किया जाएगा कॉपी में क्लास में आने से पहले। पेज 236 पर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका होमवर्क है। सैटरडे को चेक किया जाएगा जी आपकी कॉपी में। वापस आ रहे हैं जी हम 230 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस क्वेश्चन के अंदर जो करंट ईयर है वो पहले दिया हुआ है 2013 और उसके बाद प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में अदला बदली कभी भी हो सकती है, हमें बड़ा अलर्ट होकर के ईयर पढ़ना। सबसे पहले शेयर कैपिटल। मैं मान के चल रहा हूं अकाउंट कोई भी नहीं है तो किस चीज को कैसे ट्रेड करेंगे, मैं इस हिसाब से आंसर देता रहूंगा। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, कुछ और अलग चीज दिखे तो आंसर बदल जाएगा। जैसे पहली आइटम मेरी शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर 45 थी, इस ईयर में 65 हो गई, तो शेयर इशू हुआ कि रिडीम हुआ? इशू हुआ। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। कितना अमाउंट? 20,000। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, लास्ट ईयर 24,000 थे और अब 42,000। क्या करेंगे सर बताइए? नहीं मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर है इसका डिफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो सरप्लस वाला पोर्शन होता है ना, ये होता है पीनल वाला पोर्शन। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट फॉर द ईयर है। बढ़ रहा हो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, घट रहा हो तो लॉस फॉर द ईयर। ठीक है। ट्रेड पेबल्स कहां लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस कौन से आंसर के बाद लिखते हैं इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इसके जस्ट बाद लिखते हैं। बताइए ट्रेड पेबल इंक्रीज है कि डिक्रीज? इंक्रीज। ऐड करेंगे कि लेस? ऐड करेंगे जी। करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ा। अदर करंट लायबिलिटी 0 से हो गई 2000, ऐड करेंगे कि लेस? ये भी ऐड करेंगे। कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड करेंगे। एग्जांपल देना तो अदर करंट लायबिलिटी का। अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? एग्जांपल दे दो कोई भी। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस। बैलेंस शीट में क्यों आया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये अदर करंट लायबिलिटी हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब अदर करंट लायबिलिटी। वो तो एसेट होती है, लायबिलिटी नहीं होती। एसेट्स पे आते हैं सर। फिक्स्ड एसेट्स लास्ट ईयर 46,700 की थी और अब हो गई 83 की। इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? इंक्रीज। डेप्रिसिएशन है कि सेल? परचेज है सर। बढ़े तो परचेज है, घटे तो सोचना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन है कि सेल। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। ये मत सोचना कि एसेट बढ़ रही है तो इनफ्लो है, एसेट बढ़ेगी मतलब पैसा दिया होगा ना, कैश जा रहा है, आउटफ्लो है। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? ब्रैकेट लगाना है। घट रहा होता तो डेप्रिसिएशन मानते हैं। टेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन की प्रिजम्पशन होती है क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लगता है टेंजिबल एसेट्स। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे इसके साथ? ये जो बढ़ रहा है टेंजिबल एसेट ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमारी एसेट बढ़ रही है तो ये पीएनएल में आती ही नहीं है। पीएनएल में वो आइटम लिखते हैं जिसको इफेक्ट हमें रिवर्स करना हो। अगर मशीन परचेज करी है हमें तो पीएनएल में आती ही नहीं है वो, इसलिए कुछ भी नहीं करना इसका ऑपरेटिंग। ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लैंड होता तो वो पर सेल आता था शायद, तो डिक्रीज हो रही है अगर, ये कह रहे हो ना? हाँ। इन्वेंटरीज 11 से 13 हो गए, कहां लिखोगे? ऑपरेटिंग में ऐड की लेस? लेस करना है। करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो घटा देना होता है, ध्यान रहे नेगेटिव रिलेशन होता है करंट एसेट के साथ, बढ़े तो घटा। ट्रेड रिसीवेबल डेटर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं सर। 18 से 19 के हो गए, बढ़ रहे हैं। ऐड के लेस? लेस करेंगे। सेम रूल, करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, बढ़े तो घटा। कैश एंड कैश इक्विपमेंट तो लास्ट में आएगा, लास्ट में लिख लें। क्लोजिंग कैश कितना है? 3,000। ओपनिंग कैश 2,000 इंक्रीज 1,000 मतलब तीन एक्टिविटी को ऐड करके हमारा आंसर 1000 आना चाहिए। क्लोजिंग कैश 3, ओपनिंग कैश साल की शुरुआत में 2000 रुपए थे, साल के एंड तक 3000 रुपए हो गए हमारे पास, 10,000 रुपए बढ़ा।
मोस्ट अकाउंट्स पर आ रहे हैं जी। पहले आइटम दे रखिए जनरल रिजर्व, उसके बाद दिया हुआ है सरप्लस। सरप्लस जो है 9 से 15 हो गया है। उसके बाद दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, 7 से 12 हो गया है। और उसके बाद दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, और उसके बाद दिया हुआ है जी इंटरिम डिविडेंड। नोटिंग कुछ भी नहीं करनी चाहिए, बोर्ड पे देखते रहें। जो मैं लिख रहा हूं उसकी नोटिंग नहीं करेंगे आप। मुझे बताइए प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? सर लास्ट ईयर 9 था, करंट ईयर तक आते आते 15 हो गया, मतलब इस साल हमने 6000 रुपए कमाए। इसमें सर 3 चीजें ऐड होती हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है, डिविडेंड ऐड होता है, और रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड होता है। डिविडेंड कोई सा भी हो, इंटरिम हो, फाइनल हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, कोई सा भी डिविडेंड हो, सारे डिविडेंड ऐड होंगे। प्रॉफिट में से अगर हमने कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, वो भी ऐड बैक होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स हो, वो भी ऐड बैक होता है। 3 चीजें आती हैं। तो मेरे को सर एक तो रिजर्व देखिए, जनरल रिजर्व लास्ट ईयर 15 था, इस साल 2700 होगा, तो हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा है, मतलब प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करा है हमने। इसकी एंट्री होती है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू जनरल रिजर्व 12500। ये ट्रांसफर जनरल रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री होती है कंपनीज में। पार्टनरशिप में क्या एंट्री होती है? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट, जनरल रिजर्व यही P&L एप्रोप्रिएशन कहलाता है पार्टनरशिप में। कंपनी में ये कहलाता है सरप्लस। कंपनी में जो P&L है वो बन जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, और जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो बन जाता है सरप्लस, दैट इज बैलेंस शीट ऑफ P&L। तो इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया, लेकिन ये तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए इसको ऐड कर करो। ऐड अभी नोटिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है जी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 12500। पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है तो इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड की वजह से प्रॉफिट जो है वो घट गया होगा, लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है इसलिए इसको ऐड बैक कर रहे हैं। और उसके बाद प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड दो दे रखे हैं सर, एक तो 12000 और एक 7000। फिलहाल मैं आपको रटवा रहा हूं कि करंट ईयर का इग्नोर करो और लास्ट ईयर का कंसीडर करो। फिलहाल मैं रटवा रहा हूं, क्वेश्चन को होते तो लॉजिक पे आएंगे इसके क्या रीजन है। क्या रटा हमने सर कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड बिल्कुल इग्नोर, जैसे क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, और प्रीवियस ईयर वाला कंसीडर करना है, तो मैंने प्रीवियस ईयर वाला लिया हुआ साथ साथ। क्वेश्चन ढूंढिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं है? नो। इसको सॉल्व करके कौन सा आंसर आएगा हमारा पहला? नोटिंग नहीं कर दिया हम, कितना आ गया आंसर? 42,500। हाँ जी, तो ध्यान से देखिए। तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज में शेयरहोल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट की जाती है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन ना उनके लिए काम की नहीं होती। मतलब ये जानने में इच्छा नहीं रखते कि आपने क्या रिवर्स कर रखा है, डिविडेंड ऐड बैक करा, क्योंकि ये डिविडेंड वगैरह उनको फाइनेंस में दिखी जाता है। उनको जो काम की इंफॉर्मेशन होती है उसके बाद की इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कौन सी नॉन कैश आइटम रिवर्स करी, तो ये काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो थोड़ा सा और अपडेट किया गया। और अपडेट क्या किया गया कि ये वाला काम हम अपने मेन आंसर में ना करके वर्किंग नोट में करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो पहला आंसर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आंसर हम अपने मेन आंसर में ना करके वर्किंग नोट में करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होती है। ये मैं आपको चेंज करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी करना था लेकिन उस टाइम नहीं बताई गई थी कि स्टेप करके बताया जाएगी हर चीज। ले लेंगे ये बात, इसलिए मैंने अपनी नोटिंग रोकी हुई थी। तो ये आपको नोट करना है वर्किंग नोट। तीसरा पेज खोल लीजिए आप, तो पेज में तो ये फॉर्मेट बना हुआ होगा, जरूरी है। हाँ जी जरूरी है। थर्ड पेज खोल लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये डालिए थर्ड पेज पे लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1,
और वर्किंग नोट की हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिर्फ फॉर्मेट के अंदर ही कर आपको लॉजिक बताया मैंने क्या रीजन रहा है कि शेयरहोल्डर्स ये वाला इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए हम ये इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट में देते हैं और मेन चीज वो हाईलाइट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव। आप ये वाला नोट कर लीजिए पूरा, इतना पोर्शन प्रॉफिट फॉर द ईयर से लेकर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, ये 5 लाइन है, नोट कर लीजिए वर्किंग नोट में अमाउंट के साथ। तो मैं इसको रब कर दूंगा यहाँ से, ये पांचों लाइन में अमाउंट के साथ आप लोग वर्किंग नोट में नोट करना, वर्किंग नोट के अंदर, मेन आंसर के अंदर नहीं। सर इसमें क्या होगा? हाँ जी, सर इसमें जनरल रिजर्व ऐड क्यों करा? प्रॉफिट से माइनस हो चुका है कि नहीं? लेकिन वो तो बैलेंस दे रखा है ना, वो प्रॉफिट से माइनस हो चुका है कि नहीं? नहीं हुआ सर। प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ, रिजर्व क्रिएट करा हुआ है तो ये माइनस नहीं हो गया होगा। नहीं सर, यहाँ पे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ हाँ। तो लास्ट का बैलेंस दे रखा है ना, फिर वो एप्रोप्रिएट लास्ट का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ माइनस माइनस करने के बाद, डिवाइड करने के बाद का बैलेंस है, ये मतलब है इसका। पीएनएल में हाँ। माइनस होता है। पीएनएल का बैलेंस है, सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब पीएनएल प्रोफिट का बैलेंस दिया हुआ है। देखो दोबारा डिस्कस करता हूं मैं इसका, नोट करें इसको पहले। देखिए ये सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है सर लास्ट ईयर का 9000, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनिए ध्यान से कि लास्ट ईयर मान लीजिए सपोज 50000 का प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें पीएल से प्रॉफिट आया होगा फाइनल प्रॉफिट 50000, उसमें से 41000 का हमने डिविडेंड बांट दिया, रिजर्व बना दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद 9000 बच गया। 9000 रुपये ये बता रहा 9000 से 15000 हो गया, इसका मतलब सरप्लस में इस साल 6000 रुपये और ऐड हुए हैं। मतलब इस साल प्रॉफिट मान लेते हैं 1 लाख रुपए हुआ होगा, तो 1 लाख रुपए में से 91,000 सॉरी 6000 रुपए ना 94,000, सपोज एक साल प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ है तो 1 लाख में से 94,000 का हमने रिजर्व बना दिया, डिविडेंड बांट दिया, ये सब काम कर दिए, तो 6000 रुपए बचा इस साल। लास्ट का बचा हुआ था 9000, इस साल का बचा 6000, तो क्लोजिंग बैलेंस 15000 दे रहा। ये मीनिंग है 915। तो जो प्रॉफिट है करंट ईयर का 6000 रुपए, इस प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशन माइनस हो चुकी है, सारे रिजर्व्स माइनस हो चुके हैं, सारा डिविडेंड माइनस हो चुका है, इसलिए हमको ऐड बैक कर रहा है रिवर्स का। ठीक है जी। अब आप लोग ऑपरेटिंग में लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32,500। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32,500। अब हमारी स्टार्टिंग लाइन रहेगी हर एक क्वेश्चन में अब से। इससे पहले वाला काम हमेशा वर्किंग नोट के अंदर ध्यान रहे, वर्किंग नोट है वो फर्क नहीं है। बढ़े जी आगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड, ऐड करें कि लेस करें? ऐड कर दीजिए। डेप्शन कौन सी एक्टिविटी होती है तीनों में से? नॉन कैश, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, तो नॉन कैश एक्टिविटी होती है। सर टेंजिबल एसेट और फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, वो लास्ट ईयर 46,700 की थी, हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 14,700 का, तो घट जानी चाहिए थी, तो बढ़ गई। क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? ध्यान देके देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 फिक्स्ड एसेट्स लगाओ। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वर्किंग नोट है, रफर नहीं है, तो जो भी लेजर बना रहे हैं वर्किंग नोट के अंदर फॉर्मेट पूरा बनेगा। टॉप कॉर्नर पर डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट 2 बार,
क्लोजिंग बैलेंस है, डेप्रिसिएशन है, परचेज निकालना, छोटा सा क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करें, उससे मैं चेक कर लें आता। चार क्वेश्चन कर चुके हैं इस टॉपिक के, हो जाना चाहिए आप लोगों से। टू बैलेंस बी, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 46,700, बाई बैलेंस सी क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 83,000, बाई डेप्रिसिएशन डेप्शन गिवन है 14,700। क्वेश्चन में सेल ही नहीं है, कितना छोटा सा अकाउंट है। जब खरीदते हैं तो एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हम ब्रैकेट में मेंशन करके बता रहे हैं कि हमने ये परचेज करी है। दूसरे ब्रैकेट में बता रहे हैं कि ये अमाउंट हम बैलेंसिंग फिगर से लेकर के आए हैं 51,000। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 51,000 कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 51,000 ब्रैकेट में, ऑपरेटिंग में ऐड के लेस इसलिए करना सर, फिक्स्ड एसेट को खरीदना ये पीएनएल में आता ही नहीं है, इसलिए रिवर्स करने का मतलब है। हाँ अभी फाइनल करूंगा मैं। इंटरिंग प्रपोज पे टाइम लगाना है बहुत अच्छे से। पॉइंट 1 मिला मैनेजमेंट का डेप्रिसिएशन का डेप्शन हमने ऐड कर दिया ऑपरेटिंग में, डेप्शन की हेल्प से हमने टेंजिबल एसेट्स अकाउंट बनाया और परचेज निकाली। सर अकाउंट कब बनाना होगा कब नहीं बनाना होगा, हमें एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, कोई एक तीसरी इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास, तो उससे चौथी निकल सकती है। जैसे कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं, तो 2 ही अमाउंट है हमारे पास, हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंट बनाएंगे, तो सेल दे रखी हो या डेप्शन दे रखा हो या परचेज दे रखी हो। सर अगर ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम हो फिक्स्ड एसेट में तो और ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम हो फिक्स्ड एसेट में और डेप्रिसिएशन लेवल तो उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट। आप कह रहे हैं कि ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम। ओपनिंग मान लेता हूं मैं 1 लाख है और क्लोजिंग है 80,000, और क्या कह रहे हो सर? और हमें डेप्रिसिएशन देने लगा तो हमें डेप्शन नहीं दे रखा, डेप्शन यही तो है। हां तो सर इसलिए मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं अकाउंट नहीं बनाना। इसमें अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर 1 लाख ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 80,000, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है 5,000, क्या करें? सेल तो आप 15,000 सेल मानेंगे, क्योंकि डिक्रीज होने की अगेन सिर्फ 2 वजह हो सकती है, डेप्रिसिएशन और सेल। डेप्शन दे रखा है तो बचा सेल, इसमें अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा निकालने के लिए। हां इन्फॉर्मेशन क्रेडिट साइड आएगा। हां वी हैव टू प्रेज्यूम के सेम प्राइस पे बेचे, 15 का 15 बेचा। चलिए पॉइंट नंबर 2 पर आ गए हम। इंटरिम डिविडेंड 7,000 रुपए पे कराए हमने शेयर होल्डर्स को, ऑपरेटिंग में ऐड किया जा चुका। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है साल के बीच में। एक होता है कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होने के बाद नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पर, कैश के बेस पर डिविडेंड डिसाइड होता है, उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और साल के बीच में कुछ ही महीने हुए हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी को लग रहा है, एस्टिमेट बेस पर, क्वार्टरली बेस पर, उस बेस पर कंपनी डिविडेंड बांट देती है, उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट। प्रपोज्ड डिविडेंड मैंने बताया जैसा कि आपको रटवा रहा हूं फिलहाल में, करंट ईयर का बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और प्रीवियस ईयर कंसीडर कीजिए। तो फाइनल डिविडेंड पेड या प्रपोज्ड डिविडेंड पेड 7,000 लास्ट ईयर। लॉजिक बताया जाएगा इस पर। अभी रखना है प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का बिल्कुल इग्नोर और प्रीवियस ईयर का ही कंसीडर करना है, ऑपरेटिंग में ऐड करने के लिए भी, फाइनेंसिंग में लेस करने के लिए। कंप्लीट हो गया ये वाला पेज। प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, पीएनएल हो गया। मतलब उसका अकाउंट बेसिकली कंप्लीट हो गया। मतलब उसका अकाउंट सिर्फ मतलब प्लस का दे रखा है। चलिए वापस से आ जाए बैलेंस शीट पर। यस सर। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्या मानेंगे? इशू
कौन सी एक्टिविटी? इनफ्लो क्या आउटफ्लो? ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? इशू ऑफ शेयर्स 20,000। हमारे शेयर कैपिटल 45 से बढ़कर हो गई है 65, मतलब हमने शेयर्स इशू करे हैं। 20,000 रुपए के इनफ्लो है, बिना ब्रैकेट के आएगा फाइनेंस में। नहीं कम भी हो सकता है, तो रिडीम रिडम्पशन है, रिडीम कर सकते हैं, हाँ रिडीम कर सकते हैं, इक्विटी को थोड़ी कर सकते हैं। बायबैक के थ्रू कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी पर आ गए से अच्छा, इसमें एड्रेस करने के लिए कोई और आइटम नहीं बची है, तो ये हमारा आंसर आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या कह रहे हैं? हाँ जी, 47 आंसर बता रहे हैं 47,200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 47,200। अब हमें इसमें ऐड लेस करना है वर्किंग कैपिटल। पहले ट्रेड पेबल इंक्रीज होगी, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 300। करंट लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ा, ऐड करना। current liability increase in other current liability 2000 जीरो से बढ़ के 2000 रुपये हो गए, बढ़ रही है ऐड करते हैं, घट रही होती है तो माइनस करते हैं। पॉजिटिव रिलेशन विद करंट लायबिलिटी। एसेट्स पर आ गए जी, पहले आइटम में फिक्स्ड एसेट्स ये हो चुका है। यस नेक्स्ट करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंटरी इंक्रीज है कि डिक्रीज? ऐड करना है कि लेस? लेस इंक्रीज इन स्टॉक 2000, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? इंक्रीज इन स्टॉक 2000 ब्रैकेट में। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर बेटर से लिख सकते हो 1500, अगेन ये भी ब्रैकेट में इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव रिलेशन विद करंट असेट, बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ। 1500 रुपीस ब्रैकेट में इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, आगे एडलेस लिखना ऑप्शनल है। 47,000। इस क्वेश्चन में टैक्सेशन तो है ही, तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा यस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना है ये आंसर? 47,000। 47। 44,000। 46,000। चलो देखिए सब ठीक है। यस सर। चलिए इन्वेस्टिंग पे आते हैं कि अमाउंट है इसके अंदर नेट कैश यूज्ड इन investing activities, net cash used in investing activity 51,000 ब्रैकेट। फाइनेंसिंग पे आते हैं, तीन आइटम है इसके अंदर 20 प्लस में 14 माइनस में 60,000। तो ये बचा 6,000। net cash flow from financing activities। चेक करो ऐड करके कितना आ रहा है यहाँ पर 46 माइनस 51, पहले दोनों प्लस के हैं 46 प्लस 6 52। 52 माइनस 51 1000।
आंसर में एक बार चेंज कर लें, आंसर शायद गलत दिया होगा। ऑपरेटिंग का 44 लिखा है, ये 46 है, और फाइनेंसिंग का 8 लिखा हुआ है, ये 6 है। ऑपरेटिंग में 2000 बढ़ा दो, फाइनेंसिंग में 2000 घटा दो। नहीं आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं जो प्रपोज डिविडेंड पे एक नोट दिया हुआ है, क्वेश्चन के एंड में एक बार पढ़ें। क्वेश्चन के एंड में एक नोट दिया हुआ है, पढ़ें उसको। डिविडेंड प्रेजेंट ये कर लेते हैं। अभी डिस्कस करना है दोस्तों, इस पर डिस्कस कर दो, उसमें से डाउट है। एक नोट दिया हुआ है, क्वेश्चन के एंड में पढ़ें। प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड, क्वेश्चन एंड में लिखा हुआ है ग्रीन कलर से। प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड का लिखा हुआ है आगे, ऑपरेटिंग में ऐड करना है और फाइनेंसिंग में से लेस करना। उसके बाद लिखा हुआ है करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, ये इग्नोर कर देना। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन भी करेंगे हम क्लास में। प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर वाला ऐड करना है, प्रीवियस ईयर वाला लेस करना। अब तक जितने क्वेश्चंस किए हमने उसमें जितना प्रोविजन फॉर टैक्स था उतना ही पेड था, या तो मेंशन था या हमने प्रिजम्पशन लगाई, क्योंकि एक क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है, तुमने प्रिज्यूम किया था कि यही हमने टैक्स कैलकुलेट करा होगा और यही टैक्स पे किया होगा। मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि इन जनरल टैक्स कई बार ज्यादा पे कर देते हैं इस डर से कि कम ना पे हो जाए, पेनल्टी लग जाएगी। ज्यादा पे कर देते हैं, रिफंड आ जाएगा, विद इंटरेस्ट रिफंड आएगा। इनफैक्ट के जो कई बार क्या होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कई बार, तो ऐसे भी असेसीज हैं जो रिफंड ज्यादा इंटेंशनली ज्यादा टैक्स भर देते हैं। भाई बैंक में एफडी कर देंगे तो 5 लाख तक ही सेफ है बैंक में पैसा। अगर बैंक इंसॉल्वेंट हो गया तो गारंटी बैंक ने, गवर्नमेंट ने गारंटी 5 लाख की दे रखी है, उसके ऊपर हमारा पैसा मर गया तो मर गया। तो इसलिए ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है। मतलब जो अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं मिल रही है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और इन्वेस्टमेंट की, तो टैक्स ज्यादा भर दो, सबसे सेफेस्ट है। गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती और पैसा कंफर्म मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये भी स्ट्रेटेजी अपनाने लग गए। पहले रिफंड पे इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ने ये भी चेंज करा कि आपको रिफंड में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके अगले साल की इनकम में जुड़ जाए, क्योंकि लोग ये करने लग गए, ज्यादा टैक्स जमा करने लग गए और रिफंड पे इंटरेस्ट अर्न करने लग गए। और 1 करोड़ रुपए सपोज हमने रिफंड एक्स्ट्रा टैक्स भर दिया, तो मुझे रिफंड मिलेगा तो 1 करोड़ रुपए प्लस 6 लाख रुपए इंटरेस्ट का 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, करीब 0.5% महीने, साल का 6%। तो ऐसे ऐसी इनकम एक्स्ट्रा होने लगी और बिना टैक्स नहीं देना उस पर कोई, उसको भी टैक्स कर दिया गया। खैर, तो ये पॉइंट था रिफंड वाला, तो मैंने बताया प्रोविजन फॉर टैक्स का। कुछ ना लिखा हो तो करंट ईयर का जो हमने प्रोविजन बनाया है उतना प्रोविजन हमने कैलकुलेट करा होगा। पीएनएल भी सबसे सेकंड लास्ट लाइन में लिखा होगा, आप लोगों ने पीएनएल बनाया है कंपैरेटिव वाले चैप्टर के अंदर, हमारी सेकंड लास्ट लाइन यही होती है, लेस टैक्स। तो वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा, इसलिए उसको ऐड बैक करना। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड पे होता है। बेसिकली लास्ट ईयर का जो टैक्स बन रहा होगा वो नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट हुआ होगा, तो नेक्स्ट ईयर ही पे हुआ होगा। पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल पे होता है। ये तो बात रही टैक्स की, अब आते हैं डिविडेंड वाले पॉइंट। सर प्रपोज्ड डिविडेंड की जनरल एंट्री नहीं होती। प्रपोज्ड डिविडेंड की जनरल एंट्री ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एमडी ने, ये कंपनी के सीईओ ने ये सोचा हुआ है कि हम नई ब्रांच खोलें, तो जब एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाएगी, सारे शेयरहोल्डर्स को मीट किया जाएगा कि इस डेट पर मीटिंग है, इस प्लेस पर मीटिंग है और ये हमारा एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का, और रेजोल्यूशन स्पेशल चाहिए, ऑर्डिनरी चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 51% लोग एक्सेप्ट कर लें, हाँ बोल दें। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% लोग एटलीस्ट हाँ बोल दें, क्योंकि सब मेंशन होगा, लोग आएंगे और मीटिंग होगी। तो अभी टैक्स ये नया सुनना, हम अकाउंटेंट जनरल एंट्री कोई भी पास नहीं करेंगे जब सीईओ ये बात कहता है कि हम ब्रांच खोलेंगे, क्योंकि ये चीज फाइनल तो मीटिंग में होगी ना, एजीएम में। मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना तभी होगा जब एजीएम कंप्लीट होकर फाइनलाइज हो जाएगी। बिल्कुल सेम चीज प्रपोज डिविडेंड के साथ, सेम चीज कि सीईओ ने ये सोचा है कि मैं डिविडेंड इतना बांटूंगा, प्रपोज किया। अब जब ये एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, शेयरहोल्डर्स के सामने डिस्कस किया जाएगा, फिर उन्हें ये कन्विंस किया जाएगा कि डिविडेंड मैं तो इतना बांटने को रेडी हूँ, लेकिन आप लोग डिविडेंड कम ले लो, कंपनी का बहुत फायदा, कंपनी बहुत ग्रो करेगी।
डिविडेंड की इनकम बहुत कम होती है, 1000 रुपये का शेयर लिया 2 रुपये डिविडेंड मिलता है बस, ये रेशियो होती है। इन्वेस्टर जो डिविडेंड में इंटरेस्टेड नहीं रहते, उनको इंटरेस्ट होता है शेयर प्राइस की इन्फ्लेशन से। 1000 का शेयर लिया 2000 का हो, ये वाला प्रॉफिट में इंटरेस्टेड रहते हैं। इसलिए कंपनी भी ग्रोथ पे फोकस ज्यादा करती है, डिविडेंड पे फोकस कम करती है। भैया खुद आपके डैडी सैलरी जितनी भी लाते हैं वो घर पे 1 रुपया भी ना दें और इन्वेस्ट करते हैं, सोचो कितने बिल हो जाओ। कंपनी ये करती है, जितना प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड के रूप में बांटना, मतलब खर्च कर देना, वो डिविडेंड रूप में ना बांट करके रीइन्वेस्ट करते रहते हैं, ग्रोथ पे फोकस करते रहते हैं। क्या सीखा सर हमने इससे कि आज डिक्लेयर करा है इस साल का कि डायरेक्टर्स ने कि हम प्रपोज करेंगे इतना डिविडेंड, जब एजीएम होगी तब फाइनल होगा। अब तो कोई फाइनल ही नहीं, इसलिए प्रपोज डिविडेंड की कोई भी एंट्री नहीं होती। प्रपोज डिविडेंड आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर भी, नोट्स टू अकाउंट्स में तो है लेकिन बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में भी नहीं है, फुटनोट में है। प्रपोज डिविडेंड फुटनोट के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं तो होता। नोट्स टू अकाउंट्स इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, जो अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर है उसका बाइफर्केशन होता है नोट्स टू अकाउंट्स, ये वाला अमाउंट कैसे आया। फुटनोट्स क्या होता है कि बैलेंस शीट का पार्ट ही नहीं है, वो तो बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो चीज हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते वो हम लैंग्वेज के रूप में हम ऑर्डर्स लिख के दे देते हैं ताकि इन्वेस्टर को आइडिया रहे कि सब क्या क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च के अकाउंट्स बना रहे हैं और 2 अप्रैल को कंपनी में किसी गोदाम में आग लग गई और लॉस हो गया काफी सारा, आग लग गई लेकिन 2 अप्रैल को, तो एंट्री तो नहीं कर सकते 31 मार्च तक, लेकिन ये लोग फुटनोट में लिखते हैं ये बात कि मेजर फायर करोरियस में से एस्टिमेट अमाउंट इतने का लॉस हुआ है और इंश्योर्ड था क्या नहीं इंश्योर्ड था, ये भी मेंशन करते हैं, तो कि आगे वाला इन्वेस्टर पैसा वो देख कर खेलेगा। तो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का एंट्री ही नहीं होती उसकी, तो सोचो एंट्री नहीं हुई तो प्रॉफिट से घटा भी नहीं होगा, इसलिए एड बैक भी नहीं करना, ऑपरेटिंग में इसलिए नहीं आना क्योंकि फाइनल डिविडेंड बना ही नहीं है अभी तक, तो पे ही नहीं हुआ, इसलिए फाइनेंसिंग में नहीं आना। प्रपोज डिविडेंड अब तक फाइनल नहीं हुआ इसलिए पे ही नहीं हुआ, इसलिए फाइनेंसिंग में नहीं आया, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हुई, प्रॉफिट से घटा ही नहीं, इसलिए इसको ऐड बैक नहीं कर रहे, इसीलिए करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इग्नोर किया जाता है, कहीं भी नहीं आता, ना ऑपरेटिंग में ना फाइनेंसिंग। लास्ट ईयर प्रपोज किया था तो इस साल हमने पे कर दिया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वी आर प्रेज्यूमिंग कि सेम अमाउंट पे कर दिया होगा, इसलिए वही ऑपरेटिंग में ऐड और वही फाइनेंसिंग में ऐड। ये लोग ये बात ध्यान रहेगी, प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग में से माइनस करना है, करंट ईयर वाला बिल्कुल इग्नोर कर देना, ऑपरेटिंग में ना फाइनेंस। कोई डाउट है इसमें किसी को? जो ऊपर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसकी हल्की सी हिंट दे देता हूं मैं, निकालेंगे एक बार 236 पेज नंबर। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट पढ़ें, 236 पेज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं सप्लायर ऑफ मशीन को, मशीनरी भी आ रही है शेयर्स भी आ रहे हैं, बताओ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, नॉन कैश, ना ऑपरेटिंग में आएगा ना इन्वेस्टिंग में आएगा ना फाइनेंसिंग में आएगा। सर मशीनरी खरीद रहे हैं बदले में शेयर्स दे रहे हैं, इसमें कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इग्नोर, ध्यान रहेगा। बट इसने लिखा है मशीन कॉस्टिंग 4 लाख, अभी पढ़ा था मैंने वो, तो ये तो पढ़ा, आगे बढ़े जी। फर्दर मशीन कॉस्टिंग 4 लाख वर्क परचेज अगेंस्ट पेमेंट इन कैश, 4 लाख की मशीनरी कैश में खरीदी, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना। आगे देयर इज नो सेल ऑफ मशीन ड्यूरिंग, पूरा साल मशीन बेची नहीं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है बस ये। एक बार देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी। सर मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर लास्ट ईयर थी 23,50,000 की, साल के एंड तक ये बन गई 26,70,000, बढ़ गई, है ना। और पॉइंट नंबर 2 दे रखा है, तो मुझे बताओ पॉइंट नंबर 2 और इस बैलेंस की हेल्प से आप अकाउंट बनाकर क्या फाइंड आउट करोगे? परचेज तो पता ही है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि सेल क्वेश्चन में बिल लिखा हुआ है नहीं, परचेज देख के डेप्रिसिएशन तो बचा। अगर से लेवल लाइन नहीं लिखी होती देयर इज नो सेल ऑफ मशीन, तो हमारा आंसर में क्या चेंज आता?
कुछ नहीं आता। कोई चीज नहीं आता तब भी डेप्रिसिएशन नहीं मानते। एसेट का अकाउंट हम बनाएं और परचेज दे रखी हो और बैलेंस क्रेडिट साइड में आए तो प्रिजम्पशन इसकी डेप्रिसिएशन की है। ये लाइन नहीं लिखी होती देयर इज नो सेल तो भी डेप्रिसिएशन ही मानते, कोई चेंज नहीं आता। अकाउंट बनाकर डिडक्शन निकालते हैं। डिडक्शन निकालें कर आज के लिए इतना ही।